औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तानी है मेरा पाकिस्तानी, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ अपने मेज़बान फराज अकबर शाहीन के साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान और इंटीरियर सिंध के खुसूसी जो मसाइल होते हैं, उनके इशूज़ जो होते हैं, वो कोशिश करता हूँ शाहीन की परवाज़ से हाईलाइट करूँ और उस पर गवर्नमेंट के तेज़ी से इक़दामात भी होते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो इंटीरियर सिंध के मसाइल जो है वो तेज़ी से हल की तरफ है। लेकिन मैं शुरू में ये बात ज़रूर कहूँगा, एक कब्रिस्तान है मातली का, PS63 मातली कह रहा हूँ, सॉरी, यूनिट नंबर 10 का, बिस्मिल्लाह सिटी का, उसके लिए मैं 1 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बजाय उसको साफ़ करने के उसके सामने कचरा कुंडी बना दी है। तो मैं मेयर काशी शोर साहब, आप बहुत अच्छा काम करते हैं हैदराबाद के। मैं समझता हूँ कि तमाम तरक्याती काम जो है उसमें आप तेज़ी से काम करें, तो काइंडली इस पे भी थोड़ी सी नज़र डालें ना। बिस्मिल्लाह सिटी का जो कब्रिस्तान है, इसको भी थोड़ी बेहतरी की तरफ ले जाएं, यूनिट नंबर 10 का। और हमारे साथ जो ताउन किया है वो कादिर विला, जिनका बिस्मिल्लाह विला के नाम से जो है वो एक सोसाइटी, एक प्लॉट सोसाइटी है लतीफ़ाबाद में, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और बहुत अच्छे इनके प्लॉट्स हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा, अगर आपकी समझ में आए तो एक छोटा सा घर अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए जो हमारे मेहमान हैं, जनाब मोहम्मद शरीफ खान साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है। मैं सीनियर कहूँ नहीं कहूँ, आवाम जानती है कि सीनियर रहनुमा हैं, एज वाइज नहीं तजर्बे वाइज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। फराज भाई खैरियत से? ठीक सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। उन्हीं के साथ मौजूद हैं चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध, डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, सदर पाकिस्तान फार्मिस्ट एसोसिएशन सिंध, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी जो है वो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध की निभा चुके हैं। इस वक्त ये डायरेक्टर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हीं के साथ मौजूद हैं योगा में एक बड़ा नाम, काफ़ी निजी टेलीविजन पे अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, डॉक्टर योगी वजाद। इनकी एक फाउंडेशन भी है, खिलौना फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, हमारे आज के जो एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा, जो यूसी चेयरमैन अपना अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन शाहीन की परवाज़ उसको ज़रूर प्रमोट करेगा। हैदराबाद में यूसी 119 के चेयरमैन हैं बशीर साहब, और मैं इमरान बशीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि स्पेशली हैदराबाद से शाहीन की परवाज़ से आए। और इनको देख के दूसरे भी यूसी चेयरमैन, उन्हें भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से इनके काम को लिया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अपनी यूसीज़ को अच्छा बनाएंगे तो यकीनन हमारा पाकिस्तान, हमारा हैदराबाद, हमारा कराची बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाएगा इंशाअल्लाह। इमरान बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा करम है। जी शरीफ भाई, मैं आपकी तरफ था। सर, आपसे एक तो सवाल तो मैं ये पूछूंगा ज़रूर कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बजट तो कम होता जा रहा होगा घर का, और मुश्किलात बढ़ रही होंगी सर। जब पैसे कम आ रहे हैं और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए फराज भाई, अखराजात तो खैर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये कि इंसान के अपने ऊपर डिपेंड है ना, उसको किस तरह मैनेज करना। एक 3 लाख रुपये सैलरी लेने वाला भी वो उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो 50,000 वाले का भी नहीं हो रहा। ये इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है ना, तो अल्लाह ताला गुजारा कर ही देता है। बहरहाल अल्लाह पाक गुजारा कर ही देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जी ना भाई, मुझे आप बताइएगा, ये जाली अद्वियात और जो मार्केट में मिल रही हैं, इस तरीके से जो लोग पता ही नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन ओरिजिनल है और कौन सी जो है वो गलत मेडिसिन है। अब मैं उसे 2 नंबर तो नहीं कहूँगा, तो आपकी टीम इस पर क्या एक्शन लेती है सर? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने अभी मैं कहूँगा कि छेड़ा है इसको। आई थिंक उसके लिए एक प्रोग्राम ना काफ़ी होगा इसको डिस्कस करने के लिए। बट द थिंग इज़ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पूरियस ड्रग, तो फ्यू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं जो कि स्पूरियस ड्रग्स मार्केट में इतनी ज़्यादा आ गई हैं। देखिए, उसका रीज़न ये है कि आपको जैसे जैसे लग रहा है कि जी हम पाकिस्तान, अभी आपने इसी की बात करी कि लो इनकम
कंट्रीज़ में आते हैं, लो इनकम मिडिल कंट्रीज़ में हम आते हैं। तो हम हमारे यहाँ क्या हुआ कि जी जब कोविड आया तो उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गई, और जिस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं कि बहुत सारे पार्क्स बंद होना शुरू हो गए, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई। तो अब कराची जो है बहुत बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहाँ की आबादी अगर मैं कहूँगा कि वो 20 मिलियन से मोर देन डेट ऑफ 20 मिलियन कह रहा हूँ अबाउट, अगर मर्दमशुमारी सेंसस की बात की जाए तो वो जो भी है डॉक्यूमेंटेड है वो तो आपके पास आएगी मौजूद। तो वो एक इतनी बड़ी आबादी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से लोग, ये एक वाइट कॉलर क्राइम था जहाँ लोग आना शुरू हो गए। पहले अगर देखा जाए, अगर मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से मैं अगर 10 to 15 ईयर्स पहले की बात करूँ तो इस पूरी ड्रग्स इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई, क्योंकि लोग शॉर्ट उसके ऊपर जाते हैं ना कि जी कि हम जल्द अमीर बन जाएं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि जी ये वाइट कॉलर क्राइम है, यहाँ पे लोग इतना देखेंगे नहीं, तो वो जाली अद्वियात की तरफ आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि इसकी वजह जो ये है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैली, तो लोग जो रिमोट एरियाज़ में मौजूद हैं वो इन ड्रग्स, अच्छा प्रॉब्लम और भी क्या होती है, लेकिन 2 मेन रीजंस हैं किसी दवा का जाली आने के ना जी। एक तो ये कि या तो वो दवा बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, यानी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इस पूरी दवाएं आ जाती हैं। इसी तरह से वो दवा जो कि मार्केट में शॉर्ट हो गई है, तो ये 2 चीज़ें कंट्रोल करना पता पड़ता है कैसे कि चलता है कि सर ये जाली अद्वियात हैं, आपको पता कैसे चलता है सर? देखिए जाली अद्वियातें डेफिनेटली इसके लिए तो आपका एक अपना एक वर्किंग एक्सपीरियंस भी होता है। इसके साथ साथ जब तक कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं करेगी, लेबॉर्ट्री से एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये दवा जाली है या ये दवा स्टैंडर्ड क्वालिटी जी हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि पहले अगर हम देखते थे तो हमें इतनी सारी दवाएं जाली नहीं आती थी, लेकिन एज मैं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास से 5000 सैंपल्स ड्रग्स के आए तो 200 सैंपल्स स्पूरियस के आए, जो कि मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। तो पहले इस तरह से नहीं था, पहले बहुत कम था रेशो, अब रेशो बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जी कि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस पूरे से आने लग गया, सेफेक्सिम जाली आने लग गया, सेफ्ट्रैक्सोन भी बहुत सारे, मतलब वो ब्रांड जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वो क्या आने लग गया, जाली आने लग गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखें वर्किंग हो रही है, डिक्लेयर भी हो रहा है, केसेस भी बन रहे हैं, कोर्ट में केसेस भी जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी हो रही है, बट अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो एक अच्छी मेडिसिन की जगह अगर एक लो क्वालिटी की मेडिसिन आ रही है जी जी, या अगर जैसे कहा जाए कि जी एक मेरोपेनम है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसकी जगह अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक उसमें लो क्वालिटी की डाल दी गई कि कोई फर्स्ट या सेकंड जनरेशन की कोई एंटीबायोटिक उसमें ऐड कर दिया गया, ऑल्दो तो वो एंटीबायोटिक है, लेकिन अगर उसको जो एक इफ़ेक्ट करना है, टारगेट अपना एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना है, वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से वो जिस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि वो क्लेम कर रहा है कि जी मैं साल्मोनेला टाइफी के लिए, अब देखिए ना एक सिंपल सी जो बीमारियां थी वो जान बचाएं, मतलब एक आम बीमारियां वो नाकाबिले इलाज होता जा रही है। उनका रीज़न यही है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गया, कि हमने वो एक तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन की वजह से क्या हुआ कि जी वो दवाएं जो कि कल बहुत ज़्यादा असर करती थी, अब उन्होंने असर करना कम कर दिया। इस सेल्फ मेडिकेशन के से और भी बहुत सारे असरात होते हैं कि जी आपको आपके जिगर पे असर पड़ रहा है, आपके मैदे पे असर पड़ रहा है, आपके किडनी पे असर पड़ रहा है, इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है। अब ये कहना चाह रहे हैं ऐसे देखिए अब हमारे यहाँ एक अलमिया भी तो है कि कोई भी बंदा बीमार पड़ता है तो बीमार होने के फ़ौरन बाद वो मेडिकल स्टोर के पास चला जाता है, कहता है मुझे दवा दे दें। अब मेडिकल स्टोर वाला उसको उठा के एंटीबायोटिक दे, बिल्कुल सही। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि उसको एंटीबायोटिक की नीड भी नहीं है। अब एक वायरल इन्फेक्शन है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वायरल इन्फेक्शन है, वहाँ पे एंटीबायोटिक की नीड ही नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक दे दी गई। अब एंटीबायोटिक अगर आप खा रहे हैं ना, और खाने के बाद आप चलें ठीक हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से शफा तो है, मैं जाने पहला आपकी एक साइकिल है ना जी कि वायरल का, कि वो जी वीक में रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद क्या हुआ कि वो रेजिस्टेंट हो गया। अब क्या है कि आपने यहाँ पर एक तो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज़ नहीं की और यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो आपने कर ली, उसके बाद आपने उसका डोजेज पूरा मुकम्मल नहीं लिया, और साथ साथ आपने उसका इंटरवल या जितनी दिन के लिए खानी थी वो भी आप नहीं खा रहे हैं। इसकी वजह से मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे टाइफाइड जैसी बीमारी है, अब नाकाबिले इलाज क्यों होते जा रहा है,
पहले टाइफाइड रिस्पॉन्ड कर देता था सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे, सेफेक्सिन पे, अब टाइफाइड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेशेंट निमोनिया में जा रहा है। मैं टाइफाइड से ही आऊँगा आपकी तरफ, ज़रा योगी भाई से भी ज़रा एक छोटा सा इस बारे में जो आप कह रहे हैं वो भी पूछ लूँ, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टर मौजूद हैं। तो योगी भाई आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए कि एंटीबायोटिक्स वगैरह से क्या इम्यूनिटी वीक होती है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं। ज़रूरत है तो फिर तो लाजमी आपको एंटीबायोटिक लेना है। माहिर शख्सियत बैठी है, मैं तो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो और ज़्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि आपने मुझे लिया, मैं तो उनको सुनना चाह रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब देखिए किसी तरह भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए रोड पे और आप उसका फ़ौरन इंजन उतारें और वहीं रोड पे बनाने लगें और उसके बाद उसको लगा के चले आएँ, ऐसा हो नहीं सकता। किसी ना किसी तरह आपको उसको वर्कशॉप लाना पड़ेगा। इंसानी जिस्म जो है ये अल्लाह सुब्हाना ताला की वो तख्लीक है जिस पे के मैकेनिक जो हैं वो अनट्रेंड मैकेनिक आपको मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कोई सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट था तो वो हर्ब्स थी, घर में जो जड़ी बूटियाँ मिलती थी लोग लेते थे और उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाते थे। अब डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो घर में डॉक्टर बन जाते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिस डॉक्टर ने मुताला किया है, किताबें पढ़ी हैं, पूरी थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल किया है, उसके मुकाबले में घर में बैठा शख्स अपना इलाज कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ अदनान भाई से, वो मेडिसिन जो शायद इलाज में इस्तेमाल होनी थी वो भी काम नहीं करती, इसलिए कि जो भी उसकी दवाइयत है उसका ताल्लुक डोज के साथ भी है, डायग्नोज के साथ भी है। तो डायग्नोज तो किसी ने नहीं किया, उसने खुद ही किया है। तो मैं अगर एक जुमला कहूँ तो बड़ा मुनासिब होगा, किसी मरीज़ को ये हक़ नहीं है कि वो अपना इलाज खुद करे। बिल्कुल सही कहा। किसी अगर ऐसा करेगा तो हमें नहीं पता कि उसका जो रेजिस्टेंस सिस्टम है वो क्या रिस्पांस करेगा, उसका लीवर का क्या हाल होगा। मैं खुद रहमान फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ, किडनी फ्री डायलिसिस सेंटर का। वहाँ अक्सर वो लोग आते हैं जो अपनी किडनी खराब कर चुके हैं, मेडिसिन इसलिए कि जी हमने ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हम दवाएं लेते थे। वो दवा लेने से ब्लड प्रेशर गया ना गया, किडनी ज़रूर चली। जी कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से इमरान बशीर साहब, माशाल्लाह आप अपनी यूसी 119 में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यूसी 119 और यूसी 135 बिल्कुल बराबर है, तो कीजिएगा इंसाफ की बात, क्या फ़र्क नज़र आता है दोनों यूसीज़ में आपको? फराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, इंसान सीखता है और फिर किसी फील्ड में जाके काम करता है। मेरी बुनियादी सियासी तरबियत, मैं बिलोंग करता हूँ एपी मेसो से, और मेरी तरबियत सियासी तरबियत वहीं से हुई, मैंने वहीं से सीखा और आज अप्लाई कर रहा हूँ। अब तो आप आज़ाद हैसियत में? बिल्कुल आज़ाद हैसियत में हूँ, लेकिन सीखा मैंने वहीं से है। और मैं अपने अवाम पर, क्योंकि हमारी जो तरबियत थी उसमें यह था कि अपनी अवाम की खिदमत करनी है, तो वो अवाम की खिदमत करना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं कर रहा हूँ। मैं 135 के हवाले से जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया फराज भाई, कब्रिस्तान के हवाले से, कब्रिस्तान यकीनन HMC का है, लेकिन मेरी कल भी परसों आपसे जो गुफ्तगू, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि यूसी 135 और 119 जी दोनों बराबर हैं। तो मैंने वहाँ विज़िट भी किया कि वहाँ लोग ये कह रहे थे कि वो जो एक बल्ब आपके जो बॉर्डर जो मिल रहे थे, जी हाँ, वहाँ एक बल्ब भी जो है वो आपने लगवाया, उस बारे में बताएं। देखें, वहाँ मैंने कहा ना, अगर आवाम कहीं की भी आएगी हमारे पास, वो हमारे लोग हैं, हमसे उम्मीदें रखते हैं, वो चाहे मेरी इसी के हों या ना हों। अगर वो मेरे पास कोई मसला लेके आएंगे तो इंसानियत के नाते, मजहबी नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके मसले को हल करने की कोशिश करूं। तो वो मेरे पास आए थे, वहाँ उनके जो भी चेयरमैन हैं उनके साथ क्या मसले मसाइल हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब तो बेहतर वो देंगे। वो मेरे पास आए तो यकीनन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है अखलाकी शरई हर लिहाज से कि मैं उनके मसले को हल करूँ, वो मैंने किया। अच्छा, आपने अपनी यूसी में क्या क्या काम कराएं, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से बताएं ज़रा, ताकि दूसरे जो यूसी चेयरमैन हैं वो भी मोटिवेट हो सकें और सीख सकें। यकीनन वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे, आपको देख के और मज़ीद अच्छा करें। फराज भाई, अभी मैं पिछले टेन्योर में भी चेयरमैन था और इस दफ़ा जो मैं चेयरमैन बना हूँ आज़ाद हैसियत में, तो 95% मैंने सेवरेज के मसाइल को अपनी यूसी से ख़त्म कर दिया, लाइनें डाल के। सर 95 बहुत हो जाता है जी, सर। 95 आ जाएं, आप दोबारा विजिट कर लें, देख लें। शरीफ भाई के सामने आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं शरीफ भाई के सामने कह रहा हूँ और आपको और शरीफ भाई को कह रहा हूँ, आएँ और विजिट करें और मेरा एहतिसाब करें। अच्छा जी, जी। तो मेन होल्स 99% कवर्ड है मेरी यूसी। 99%? जी हाँ, 1% इसलिए कह रहा हूँ कि ह्यूमन एरर आता है, कहीं ना कहीं कोई मसले मसाइल आते हैं। वाटर सप्लाई जहाँ 30-40 साल से पानी नहीं था, हमने लाइनें डाल के वहाँ पानी
फराहम किया है अपनी कच्ची आबादी में, सी ब्लॉक में, दीगर एरियाज़ में। अपने 10 नंबर चौक को हमने खूबसूरत बनाया है, चौरंगी बनाई है, वहाँ एक दिल बनाया है जो आप भी देख कर आए हैं, और उस पर जो फाउंटेन बनाया है, एक आबशार बनाई है। मेरी यूसी के जितने दरख्त हैं उस पर सब पे उस हमने पे लिखा हुआ आई थिंक वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाक आर्मी, वी लव पाक आर्मी जी। और हमने उस पे तमाम यूसी के अपने तमाम दरख्तों पे ग्रीन लाइट लगाई हैं जो कि खुशनुमा हमारी यूसी को बना रहे हैं। उसके साथ साथ अभी आप आए थे, हमने एक रोड बनाया है, तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट का सीसी रोड बनाया। मैंने अपनी आवाम से वादा किया था इलेक्शन कैंपेन में। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि आप ये 5 दिन में नहीं बना सकते, लेकिन आपने 5 दिन में बना के दिखाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमने वो कंप्लीट किया। एक हम फलाही डिस्पेंसरी बनाने जा रहे हैं, उसकी तामीर आप देख कर आएँ। तामीर 60% हो गई है, वो यूसी फंड से हम बना रहे हैं। उसमें मेयर हैदराबाद ने हमसे वादा किया है कि वो अमला प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम फ्लाई डिस्पेंसरी बनाने जा रहे हैं और अपनी आवाम को ये हम फराहम करेंगे कि एक सस्ती जो इलाज उनको फराहम कर सके। सर उसका इफ्तिताह किससे कराएंगे? मेयर काशिफ शोरो साहब से कराएंगे? जी हाँ, दिल की बात कैमरे की तरफ जी हाँ, मैं मेयर हैदराबाद का काशिफ शोरो साहब ने मुझसे वादा किया था कि हम अमला फराहम करेंगे। मैं उनसे इस्तिदा करूँगा कि हम अमला भी फराहम करें और उसका इफ्तिताह भी करेंगे वो। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह जो है वो काशिफ शोरो साहब ने मुझे कहा है वो कि सारी मुझे चीजें फराहम करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गवर्नमेंट के डॉक्टर्स आपको फराहम करूँगा, तो वो फराहम करेंगे। वरना हमारे पास ऑप्शन है, हम बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। हमें देखें, मैंने अब तक जो भी काम किए हैं, काशिफ उसकी कोई फीस वगैरह पेशेंट की कुछ रखेंगे? 20-25 रुपए वो इसलिए रखेंगे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करेंगे तो शायद मजबूर ना हो, और स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर रखेंगे। इस पे देखें, बात ये है फराज भाई के हमें जो भी अब तक हमने अपने काम कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल इस पे हक बजाने हुए कहने में कि मैंने अब तक जो भी काम कराए वो अपने यूसी फंड से अपनी यूसी में कराएं। टाउन ने अब तक हमें, टाउन चेयरमैन ने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे जिसमें हमने कुछ गटरों की राइजिंग कराई थी। उसके अलावा अब तक टाउन ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया। मेयर साहब ने एक 50 लाख रुपए का रोड बना के दिया हमारी यूसी के सामने, बिल्कुल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस बात पे कि उन्होंने 50 लाख का हमारे कहने पर एक रोड बनाया। बाकी जितने भी मैंने काम आपको बताएं वो हमने अपने यूसी फंड से किए हैं और हम कराने जा रहे हैं आगे भी इंशाल्लाह। जी शरीफ भाई, आपका ताल्लुक़ भी हैदराबाद से है। लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और सिटी मिला के एक हैदराबाद कंप्लीट होता है, और साइड की जो पेरिफेरीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ाबाद भी हमारा है, ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं, ओल्ड हैदराबाद वो भी हमारा है, कासमाबाद भी हमारा है। तो कासमाबाद और लतीफ़ाबाद और ओल्ड सिटी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है सर? देखिए, हैदराबाद जो है मेरा ख्याल 146 यूसी है, शायद 160 यूसी नो टाउन बना दिए। अच्छा, नो टाउन बनाने का कोई तुक नहीं बनता ना, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने मेरी बात छेड़ी है तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ सर, कीजिए तो ना कासमाबाद में फ़र्क है, ना लतीफ़ाबाद में, ना हैदराबाद सिटी के अंदर। ये सब हमारे अपने शहर, ठीक है। माजी में यहाँ पर मैं 87 से अगर गिनवाऊँ ना तो हमेशा हर परस्त मेयर, डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं यहाँ, और उसका मैंडेट भी ये रहा। ये जो फ़र्क है ना, ये फ़र्क ये तो सियासी तौर पे बनाया गया है। वो इस नो टाउन की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ज़रूरत थी तो आप 4, 5, 6 बना देते। इस बुनियाद पे बना दिया, बदनीयती की बुनियाद पर। मैं तो उसको बदनीयती कहूँगा, जिस तरह कराची की बदनीयती है इसी तरह उसकी बदनीयती, कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर मुंतखब हो तो मेयर को वोट मिल जाएगा। हालांकि कासमाबाद जब हमारे दौर में जो था, यानी 2005 का जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें कंवर नवेद मरहूम हमारे डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, उन्होंने बिला तफरीक जो लगाया था, फंड जो लगाया था ना, आज भी लोग याद करते हैं। तो हैदराबाद के बीइंग ये है, बासी हैदराबाद के, हम में कोई तफरीक नहीं है। अब जैसे इन्होंने बताया, इमरान बशीर भाई ने, इनकी बुनियादी तरबियत ही APMSU से हुई। APMSU से MQM की तरबियत, यानी कि मुंतखब नुमाइंदे के लिए, ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपनी उस जमात की वो कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उस पर कह रहा हूँ, हमें तो ये तालीम दी गई थी कि बिला रंग व नस्ल तफरीक के अवाम की खिदमत करनी। एक मैं वाक़या सुना दूँ आपको। मैं हैदराबाद का जब जोनल इंचार्ज था, मेरे ख्याल 2009 या 10 की बात है, बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी। अच्छा। हाँ, तो हम 2 नंबर पंप पे खड़े हुए थे और हमारा पूरा लतीफ़ाबाद डूबा हुआ था। लतीफ़ाबाद भी, गाड़ी खाता भी। MQM के जो बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है,
मुझे कहा बीइंग जोनल इंचार्ज, हमारे मिनिस्टर भी थे ज़ुबैर साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैंने कहा मुझे सिर्फ आप जनरेटर दे दें ताकि मैं अपने शहर का पानी निकाल सकूं, क्योंकि जितने भी ये जो पंप बने हुए हैं ना वो सब जो है ना ज़मीन के नीचे बने हुए हैं। अब वो इसलिए कि पानी हैदराबाद कहीं जो है ना वो लतीफ़ाबाद नीचे है, हैदराबाद ऊपर है, तो पानी के लेवल देख के पंपिंग स्टेशन जो है ना नीचे बनाए हैं। आप यकीन करें फजर में जो है मैंने रात को बात की 10:30 9 11 बजे, और सुबह जो है हमारे पास 50 जनरेटर आ गए। वो 50 जनरेटर को हमने ऐसा नहीं किया कि मैंने कभी हमारे लोग कहाँ रहते हैं, हमारे वोटर, हमारे लोग से मुराद वोटर ना कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, हमने साहब लतीफ़ाबाद किया, कासमाबाद किया। कोई ये नहीं कह सकता यार ऐसा होगा। मैं तो ये कहता हूँ देखिए हमारे जो नुमाइंदे ना हक परस्त वो अल्लाह का शुक्र है, जब उनको अख्तियार मिलता तो साबित करके दिखाता। ये इनकी तरबियत और ट्रेनिंग है, आज़ाद हिस्से से ज़रूर है, लेकिन इनकी तरबियत और ट्रेनिंग है कि आज उन्होंने ये सारे के सारे फंड, मेरा ये दावा है हैदराबाद नहीं कराची में भी भाई एक यूसी को 12 लाख रुपए मिलते हैं ना, वो कहाँ करते हैं। हैदराबाद कराची के अंदर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और आए दिन कोई ना कोई वाक़यात होते हैं। गटर का ढक्कन कितने का आता है जी? 1000 2000 5000 10,000 20,000 रुपये का आएगा मेरा ख्याल, इससे ज़्यादा का नहीं है जी। लेकिन वहाँ तक भी क्योंकि करप्शन इतनी और जो है उनको उनका टारगेट ये नहीं है। जब ये पिछली दफ़ा चेयरमैन बने तो सेकंड टाइम पे, पिछली दफ़ा सियासी बुनियाद पे बने, सेकंड टाइम पे आज़ाद की हैसियत से बने किस बुनियाद पे कि वो ज़ाहिर इनकी खिदमत को देखा होगा, नज़र रखा होगा तो जाके हुआ। तो मेरे लिए तो हैदराबाद सब बराबर ही है। हैदराबाद भी बराबर है। नाजरीन शरीफ भाई मैं क्या करूं, मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद होते हैं और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। ब्रेक से पहले मैं शरीफ भाई की तरफ था। शरीफ भाई एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपके एक एमपी होते थे और यकीनन हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, ज़ुबैर भाई, यूनिट नंबर 10 से उनका ताल्लुक़ है, उनकी तबीयत कैसी है और एमक्यूएम पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रही है सर? देखिए ज़ुबैर भाई तो काफ़ी अरसे से अलील हैं और उनका ऑपरेशन हुआ था आगा खान हॉस्पिटल में ना, उनकी गफलत की वजह से वो आजकल जो है ना समझे कोमा है एक तरफ से, कौमे में जी उनके 2 ऑपरेट हुए। बस एमक्यूएम पाकिस्तान तो उनकी खैरियत लेती है बस। तो बहरहाल वो अभी घर पर बेड रेस्ट पे ही है बस। अच्छा, उनकी जो माली इमदाद है या मुश्किलात हैं उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध या आपकी तंजीम एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ उनकी हेल्प कर रही है सर? देखिए वक्तन फ़क्तन जो भी हो सकता है, मैं तो खैर बज़ाती तौर पे अभी तक मैंने नहीं किया, सच बात तो है, ठीक है ना। ज़ाहिर हमारे मरकज़ के जो भी साथी हैं ना जिनकी जिम्मेदारी है ड्यूटी, वो ज़रूर उसको देखते हैं, लेकिन ये कि फाइनेंशियल सूरत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है तो सर आप इसके लिए आवाज़ उठाइएगा ना कि देखें एक आम इंसान की हैसियत से भी उनके लिए। इंशाल्लाह ताला मैं ये बता रहा हूँ, मिलूँगा जाकर और इंशाल्लाह जो भी होगा ना होगा। बहरहाल मेरे लिए तो बहुत वो छोटे हैं और जब फर्स्ट टाइम एमपी बने थे तंजीम से मैंने गुजारिश की थी कि भाई इनको बनाया जाए, यंग थे, लेकिन वो हालात भी ऐसे हो गए, पार्टी की भी सूरत असल में देखें पार्टी की 2016 के बाद जो हालात हुए ना उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ गए, जिसमें एक मसला इनका भी है, सब बिखर गए थे, सब अपनी अपनी परेशानी में, गिरफ्तारियाँ छापी, ये सारा सिलसिला चल रहा था। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको हम ज़रूर देखें इंशाल्लाह ताला। जी नाम टाइफाइड के बारे में आप कुछ बता रहे थे? जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, और बल्कि आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम के नाज़रीन को बताना चाह रहा था। देखिए हमने जिस तरह से कहा ना कि लोगों ने इरेशनल यूज़ शुरू कर दिया, सेल्फ मेडिकेशन यूज़ कर दी, इसी तरह से जो प्रिस्क्राइबर्स हैं ना, जो फिजिशियंस हैं, वो भी जो हमारे यहाँ लेके बैठे हैं ना, वो बिल्कुल इस तरह से है कि वो अगर चिड़िया मारनी हो ना तो वो तोप से मारते हैं। अच्छा, इस तरह ना किया जाए, इस तरह ना किया जाए। देखिए ना, अब मैं भी ये चाहता हूँ, मेरा बच्चा बीमार होता है तो मैं चाहता हूँ मैं गया डॉक्टर के पास से फौरी तौर पे मैं जो रिलीव हो जाए, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाए, सही बात है। आप समझ रहे हैं। अब वहाँ पर आपको एक बिल्कुल इन्फीरियर मतलब या लो कैटेगरी, मतलब जैसे कहा जाए कि लो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक की नीड थी। आपने खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया, चिड़िया जो है वो तोप से मारना चाहता है। अब क्या है कि वहाँ पे सर लोगों ने जब देखे ना, अब अगर आप माशाल्लाह आपकी भी फील्ड रही है, मेडिकल से आप रिलेटेड रहे हैं, तो इस प्रोफेशन के साथ आप देखिए ना सेफेक्सिम का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मतलब जहाँ पे भी बच्चों को कोई यूटीआई हो जाए, आरटीआई हो जाए, कोई प्रॉब्लम, उसके पेट में दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, जी फौरी तौर पर उसको जो सेफेक्सिम लेते हैं। मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं जेनेरिक कह रहा हूँ।
तो सेफेक्सिम किसी ना किसी फॉर्म में सस्पेंशन दे दिया आपने उसको, अब सेफेक्सिम रेजिस्टेंट हो गया, इससे सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो रेजिस्टेंट हो गया। क्यों ना हाल की बात कर रहे हैं आप, अब बिल्कुल सही देखिए कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी टाइफाइड में, सेफेक्सिम दी जाती थी, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता था, क्यूनोलोन दिया जाता था, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देता था। अब क्या आ गया, अब उससे आगे की बात आ गई, XDR टाइफाइड आ गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड आ गया। अब वहाँ पे ये दवाएं, यहाँ दवाएं वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, रेजिस्टेंट हो गई हैं। अब उसकी जगह क्या आ गया, मेरोपेनम दिया जा रहा है, कार्बापेनम की तरफ आ गए, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस आ रही है वो एजिथ्रोमाइसिन आ रही है। लेकिन मैं परेशान इस बात पे हो रहा हूँ फराज साहब कि एजिथ्रोमाइसिन हमने पिछले कोविड में इस तरह से चने की तरह यूज़ किया, मुझे लगता है कि वो भी रेजिस्टेंट हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अब तो हम पैन ड्रग रेजिस्टेंट के ऊपर आ गए हैं। आप सिर्फ टाइफाइड की बात करें, निमोनिया भी रेजिस्टेंट हो गया। कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज होता है उसको कितनी अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक लगा दें, लेकिन पेशेंट सर्वाइव नहीं कर रहा। इस तरह के बग्स आ गए हैं, इस तरह के बैक्टीरियाज आ गए। गलती क्या है, गलती के सेल्फ मेडिकेशन तो है, साथ साथ के हमने चिड़िया को मारने को तोप से मार तोप दिया, का इस्तेमाल किया, बिल्कुल तोप का सही कह इस्तेमाल किया। तो अब क्या हुआ कि हमने डेफिनेट थेरेपी की जगह एम्पेरिकल थेरेपी करी। अब आम जो बीमारियां थी या जो काबिल इलाज, आम बीमारियां नहीं कहूँगा मैं, काबिल इलाज बीमारी थी, नाकाबिल इलाज होते जा रही हैं। टीबी, तपेदिक जिसे हम कहते हैं, नाकाबिल इलाज होते जा रहे हैं। पहले रिफेम्पिसिन और आइसोनिazid वगैरह से इलाज हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा। रेजिस्टेंट हो गई टीबी भी, टाइफाइड रेजिस्टेंट हो गया, निमोनिया रेजिस्टेंट हो गया, यूटीआई के इतने सारे इन्फेक्शन है, सीडोमोनास अरिजिनोसा के, वो रेजिस्टेंट हो गए। वैनकोमाइसिन जैसी दवा रेजिस्टेंट हो गई सर, अच्छा एंटेरोकोकस फेसियम में वो सर, रेजिस्टेंट इसका है। हल क्या है, इसका हल क्या है, आप क्या मैसेज देंगे सर? सर इसका हल यही है कि हम एम्पेरिकल थेरेपी की जगह डेफिनेट थेरेपी पे जाएं। कल्चर क्या करें, पेशेंट का कल्चर करें, उसकी कल्चर की रिजल्ट आए तो हम उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएं, और अगर नीडेड भी है तो जहाँ नीडेड है तो वहाँ ब्लड कल्चर कह रहे हैं या यूरिन कल्चर कह रहे हैं सर? नहीं, वो तो पेशेंट को अकॉर्डिंगली देखा जाएगा ना, जी, कि अगर जी। उसका इन्फेक्शन कहाँ जी। है। अगर कोई ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई अगर उसका निमोनिया है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, जिससे हम बात कर रहे थे कि जिसमें सल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, टाइफाइड का प्रॉब्लम, तो वहाँ तो ब्लड कल्चर होगा ना। जी, जी। लेकिन यूटीआई वगैरह हो गया तो वहाँ पे यूरिन का कल्चर होगा, जी। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप डेफिनेट अगर आप थेरेपी drug of choice पे चले और जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से उसकी प्रॉपर डोजेज भी होनी चाहिए। हम प्रॉपर डोजेज भी नहीं लेते, और हम कहते हैं ये 2 दिन हमने खाया बस हम ठीक हो गए। मसला ये भी होता है। एंटीबायोटिक है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट है ना, कि 5 दिन खानी तो 5 दिन खानी, 10 दिन का ट्रीटमेंट 10 दिन, ताकि वो जो जरासीम है जिस्म के अंदर से वो बिल्कुल तौर पे जो हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, मर जाए। तो उसके लिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है, प्रॉपर उसकी डोजेज भी होनी चाहिए, ठीक है जी। और प्रॉपर उसकी साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक भी होनी चाहिए, प्रॉपर दवा भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। अदरवाइज़ फिर वो ये कहूँगा कि जी हम जहाँ जा रहे हैं 2030 तक, मुझे नहीं लगता कि कोई नई एंटीबायोटिक आएगी। अच्छा, उसके रीज़न एक और भी है कि देखिए दुनिया में काम जो हो रहा है ना, वो एंटीबायोटिक या इस तरह से जो चीज़ें उन पर कम हो रहा है, वहाँ काम जो हो रहा है उन दवाओं पे किया जा रहा है। इंटरनेशनल पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, रिसर्च की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा वहाँ करते हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिले। अच्छा, देखिए एंटीबायोटिक तो इंसान खाएगा, बीमार होगा 5 दिन 7 दिन खाएगा, 15 दिन खा लेगा मैक्सिमम। टाइफाइड में थोड़ा ज़्यादा खा लेगा, टीबी में इलाज पूरा साल भर तक भी चलता है। तो सर लेकिन- एंटीबायोटिक लेने के साथ साथ लेकिन- इसके कोई साइड लेकिन- इफेक्ट भी होते हैं? बिल्कुल, देखिए साइड इफेक्ट तो हर दवा के होते हैं। एक पैनाडोल खा रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। मेटाबोलाइज कहाँ से हो रही है, जिगर से हो रही है। जी, जी। एलिमिनेट कहाँ से हो रही है, वाई किडनी हो रही है, वाई किडनी हो रही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो साइड इफेक्ट तो हर जहाँ जहाँ से जाएगी वो अपना इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें रिसर्च पे भी अपनी तवज्जो देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में भी हमने रिसर्च पे काम करना पड़ेगा, और एंटीबायोटिक की नई जो बीमारियां हैं, जो सर जरासीम से, ये आप कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाह से, शाहीन आपको देख रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें रिसर्च पे भी फोकस करना पड़ेगा, और नई एंटीबायोटिक को मुतारिफ कराना पड़ेगा। नई एंटीबायोटिक हमें लानी पड़ेंगी, हम कॉपी पेस्ट से बाहर निकले। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी एक रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा होता हूँ कि हमारे यहाँ जो असातिज़ा कराम है या एमफिल या पीएचडी के थीसिस हो रहे होते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, कोई नया काम नहीं हो पा रहा, या नया काम हो भी रहा होता है तो वो इस तरह से पब्लिश नहीं हो रहा, इस तरह से वो आगे नहीं जा पा रहा। इस तरह से उन फार्मा कंपनीज़ को भी चाहिए उनका काम को, जो वो उसने कोई अपनी रिसर्च का टॉपिक लेके आए, रिसर्च का मॉलिक्यूल लेके आए, तो उसमें वो उसकी हेल्प करें, उसको आगे लेकर जाएं। तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल्स नए आ सकेंगे। वरना क्या हो रहा है कि उन दवाओं पे, उन बीमारियों पे तो काम हो रहा है कि जो जिनमें पैसा ज़्यादा मिलता है। जैसे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है एंटीसाइकोटिक के ऊपर, सबसे ज़्यादा काम हो रहा है एंटी डायबिटिक के ऊपर। अब देखिए ना, वो जो अगर एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है जिसने लगाया मोटापा कम कर दिया, एक हमारे बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं ले रहा, स्मार्ट हो गए वो, ठीक है ना, मोन्जरो यूज़ कर ली,
अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मोनजारो यूज कर ली, इसी तरह से ओजेम्पिक यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है कि वो तो है तो डायबिटिक की दवा, लेकिन ऑफ लेवल यूज पे उसको मोटापा कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो विद इन पहले तो आप कहते थे ना दवा खाओ तो 6-7 महीने लगे, वो विद इन मंथ एक इफेक्ट आ रहा है उसका, ओजेम्पिक कर देता है। बिल्कुल ओजेम्पिक का इफेक्ट है। अच्छा। ठीक है ना, सेमाग्लोटाइड का इफेक्ट है, ट्रिज़ेपेटाइड का इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो लोग वहां जा रहे हैं, उन दवाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक पे नहीं रिसर्च हो रही। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम रिसर्च आने की वाली जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए ना पेशेंट मरना शुरू हो गए हैं आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जिससे मैंने कहा था, सर ने बात की थी, तो हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, LMIC में आते हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह से हो रहा है कि एंटीबायोटिक जिस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, इरेशनल यूज़ हो रहा है इस पूरे ड्रग्स मार्केट में, इन तमाम चीज़ों के तमाम रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि वो, और जो मैंने कहा कि इरेशनल यूज़ हो रहा है कि वायरल इन्फेक्शन था, दे दी गई एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की नीड नहीं थी, वहाँ एंटीबायोटिक दे दी गई, इम्प्रॉपर यूज़ किया गया। तो उन तमाम चीज़ों वजह से हमारे यहाँ जो डिजीज़ थी, बीमारियाँ थी, वो एग्रीवेट हो रही हैं और ख़राब हो रही हैं, डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम करें, एंटी माइक्रोबियल की अवेयरनेस करें, लोगों में इस्तेमाल कम कराएं और कहें कि जी सेल्फ मेडिकेशन को कम करें, ख़त्म करें। और अगर हम हॉस्पिटल्स में भी हैं तो वहाँ हम डेफिनेट थेरेपी की तरफ जाएं, एम्पेरिकली थेरेपी की तरफ जाएं। जी बिल्कुल सही कहा। योगी भाई मुझे ये बताइए कि ये खिलौना फाउंडेशन क्या है सर, और कैसे ख्याल आया आपको कि खिलौना फाउंडेशन होनी चाहिए? बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा, लेकिन क्या इजाज़त है थोड़ी सी एक मैं लाइन? बिल्कुल कहें दिल की बात। मैं खुद भी क्योंकि मेडिकल और उसके हवाले से हूँ, तो मैं ये वाकई मुत्तफ़िक़ हूँ सर आपसे। और अब जो हम काम हो रहा है दुनिया भर में, वो रिसर्च के एक और लेवल पे हो रहा है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे काम हो रहा है। और मेरा खुद थीसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे है जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, अब जो दवाएं आएंगी वैसे नहीं होंगी जैसे अब होती थी। अच्छा। तो कुछ दिनों में शायद सेल्फ मेडिकेशन वालों को बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो वैसे नहीं ले सकेंगे, दवा के गए और ले ली, क्योंकि वो दवा अब आ रही है जो आपको पूरे महीने नहीं सिर्फ एक ही इस्तेमाल करनी है। और मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ूँगा, क्योंकि टॉपिक आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन का किया है, कि आने वाले दौर में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में कोई साहब हैं जिनके बाल नहीं हैं सर पे, या मैं जिस तरह मैं भी हूँ, तो उनको गौर से देख लीजिए, क्योंकि कुछ सालों के बाद आपको इस रुए ज़मीन पे कोई गंजा आदमी नहीं मिल सकता। अच्छा। इसलिए कि PP 405 जो आ रही है वो आपको बाल वहाँ से उगाड़ देगी जहाँ कभी बाल थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसके DNA को चेंज किया जा रहा है, और जहाँ पे DHT AR से मिलके, ठीक है, रिएक्शन करता था, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। तो वो कोई मसला ही नहीं, बाल तो अब यूं करके उगेंगे। खुशखबरी सुना दी आपने। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और मैं खुद भी माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करता हूँ, मेरा ताल्लुक भी ऑटिज्म और इसी हवाले से है। जहाँ खिलौना फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वो भी इसी हवाले से जुड़ जाती है, क्योंकि मैं बच्चों पे काम करता हूँ, तो मैं इलाज भी बच्चों ही का करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में और इंशाल्लाह हैदराबाद में भी मैं ऑटिज्म देखने के लिए जाने लगूंगा बच्चों में, जिसमें बिहेवियरल जो डिसऑर्डर है वो बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खिलौना फाउंडेशन का मकसद भी यही था कि बच्चों की तरबियत की जाए, और उनके में अंदर जो ऐसे अमराज या डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं जिनको हम समझते ही नहीं हैं। बच्चा बदतमीज़ है तो बदतमीज़ है, नहीं, वो किस वजह से है, उसके अंदर वो क्यों सोशलाइज नहीं करता, वो टेबल के नीचे क्यों बैठ जाता है, वो डरा क्यों रहता है, इस पर हमने काम शुरू किया। लेकिन खिलौना फाउंडेशन का मकसद जो है, बुनियाद उसके नाम में छुपी है। हम खिलौना सिर्फ खिलौने को नहीं कहते, हम बचपन को खिलौना कहते हैं, जहाँ पे खिलौनों को खेलने की ख्वाहिश होती है। हम बचपन को दुरुस्त कर रहे हैं, पुराने खिलौने लेते हैं। अब हम CSR की तरफ भी आएँ कि हमें वो भी मिले। जैसे इन सर्दियों में हम बच्चों में खिलौने की जगह जूते और मोज़े तकसीम कर रहे हैं गरीब बच्चों में। ऐसे बच्चों में जो ज़रूरतमंद, गरीब नहीं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जहाँ हमें लगता है कि वो नंगे पैर हैं। और ये हमारे सिंध में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जगहें हैं जहाँ पे हमें ये करना है, और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम कोई तस्वीर नहीं खिंचवाते, इसकी कोई प्रमोट नहीं करते। खिलौना फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की सुधार में, उनके ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और कई हवालों से काम करती है, तरबियत के हवाले से काम करती है। और मैं मशकूर हूँ कि आपने उसका नाम लिया और उसके बारे में पूछा। तो अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि अभी बात तोप और चिड़िया की हुई थी, तो वाकई ये नन्हे बच्चे हैं, इनको बहुत हाई डोज की तोपों से ना मारिए। ये घर के अंदर भी काम हो सकता है। पुराने ज़माने में पेट ख़राब होता था ना, धनिया का पानी पी लेते थे, ज़ीरे का पानी पी लेते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन जाके ओमेप्रोज़ोल के कोई चीज़ लेते हैं,
और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो रुकती है तो पता चलता है कि देखिए मैं वैद्य हूँ, मैं वैदिक नॉलेज रखता हूँ। पेट खराब ही जब होता है जब कोई ना कोई ग़िज़ा और मैदे के हवाले से आपके मसला आया है। आप उस तमाम मसले को सिर्फ नज़र करते हैं दवा से। ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा पहले नहीं होता था। माँओं को पता था कि बच्चों को पहले कौन से घरेलू उपाय जो हैं देना है, क्या करना है। नज़ला होता था तो हम जुशांदा ले लेते थे। आज नज़ला होता है तो फ़ौरन मैं नाम नहीं ले रहा, जेनरिक नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि लोग फ़ौरन उसमें से भी कोई दवा निकाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि माँओं को भी समझना चाहिए कि इलाज डॉक्टर करेगा, एहतियात आप खुद करेंगे। आप एहतियात से अगर हटेंगे तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें कि उनकी ज़रूरत ना पड़े, और पड़े तो फिर आप अपने आप को हटा लें, फिर दें, क्योंकि डॉक्टर आपके बच्चे की केयर कर रहा है। और खिलौना फाउंडेशन जो खिलौना क्लिनिक का आगाज़ कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम माँ और बच्चे की सेहत पे काम कर रहे हैं। अभी आपके जहाँ इतनी बातें हुई हैं और आपने, मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि ज़िंदा लोगों के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। आप उस कब्रिस्तान के हवाले से उस खामोशी के शहर के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये आवाज़ उठाने दीजिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूँ जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, रहमान फाउंडेशन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हम वहाँ पे हैरान हो गए देख के कि छोटे बच्चों में जो किडनी फेलियर या किडनी के हवाले से डिजीज़ का मसला है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो अद्वियात जो चीज़ें जो खा रहे हैं, अशिया जो ले रहे हैं, वो बहुत ही, बच्चों को ग़िज़ा नहीं दी जा रही, उनको प्रोडक्ट दी जा रही है। वो हर वक्त जो है वो एक नमकीन जो है आलू लेके, मैं उसका नाम इसी तरह लेता हूँ, नमकीन आलू खाए जा रहे हैं हवा भरा पैकेट में। वो बच्चे के लिए ग़िज़ा नहीं है, वो प्रोडक्ट है। वो जो चॉकलेट, टॉफ़ी, जितनी चीज़ें हैं डिब्बे में इधर उधर, जो चीज़ पैकिंग होके आएगी ना, वो प्रोडक्ट है। आप अपने बच्चे को ग़िज़ा दीजिए, और अगर ग़िज़ा नहीं देंगे तो फिर वो जो हाल हो रहा है। तो हम एक सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। इसको हमने खिलौना कॉर्नर दिया है। ये एक ऐसी डायलिसिस प्रोसीजर को हम अलग से अडॉप्ट करना चाहते हैं कि 4 घंटे एक बच्चा डायलिसिंग मशीन पे नहीं रह सकता, नहीं कर सकते। बड़ा तो लेगा, डायलिसिस करा लेता है। तो हम उसमें एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि वहाँ खिलौने भी होना चाहिए, स्क्रीन भी लगाना चाहिए, कार्टून भी चलना चाहिए। तो अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि इस रमज़ानों में और रमज़ान से मुतालिका दिनों में वैसे भी कोई नेक काम की तरफ आए, तो मैं एक राह दिखा सकता हूँ इस तवस्सुस से, इस गुफ्तगू से मुझे एक फ़ायदा हो जाएगा। वो ये कि आइए हमारे साथ वो छोटे छोटे सेंटर जो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, चिल्ड्रन आप डायलिसिस सेंटर कह लीजिए उसको, आमतौर पे हमने नाम तो कुछ और ही देना है उसको खिलौने का। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए, और कितनी अजीब बात है अदनान भाई, जो इक्विपमेंट, जो डायलिज़र हम बड़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मजबूरन छोटों के लिए भी करना पड़ता है, वो मिलते नहीं हैं। जो निडल बड़ों की लग रही है, क्या वो बच्चे को लगाई जा सकती है? नहीं ना, उसके इक्विपमेंट अलग हैं, लिहाजा उसका यूनिट भी अलग होना चाहिए। वो बड़ों के साथ बैठ के अगर डायलिसिस कराएगा मर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। वहाँ चीखते हुए लोग हैं, रोते हुए लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बहुत तकलीफ दे दौर से गुजर रहे हैं, और वो बच्चा अपने ज़िंदगी के आगाज़ से गुजर रहा है। अल्लाह ताला खौफजदा करेंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप यहाँ और बात करते हैं, जो खिलौना फाउंडेशन का डायलिसिस यूनिट, चिल्ड्रन डायलिसिस यूनिट बनना चाहता है, उसके लिए भी मैं शाहीन की परवाज़ से उसके लिए ज़रूर बात करूँगा। इमरान भाई, आप मुझे ये बताइए कि 90%, 95% तो आपने अपनी यूसी में काम किया है, 99% आप कह रहे हैं गटर के ढक्कन लग गए। इसके अलावा आपकी यूसी में और कोई ऐसे काम की ज़रूरत है जिसके लिए आप स्पेशल बजट जो है मेयर साहब आपको दे सकें, तो अपील कीजिए ना मेयर साहब से। देखिए, हमारी यूसी में इस वक्त कुछ रोड्स ऐसे हैं जो मेयर साहब ने बनाने हैं, और जब हमने कुछ चीज़ का रोड का इफ्तिताह करने मेयर साहब आए थे, तो मेयर साहब ने मुझसे ये कहा था, वो फर्स्ट टाइम आए थे मेरी यूसी में, जो भी वजूहत थी, और वो मेरे काम से बड़े मुतमईन हुए थे। और उस प्लेटफार्म से मेरे जो स्टेज हमने अपनी यूसी के उधर बनाया था, इफ्तिताह करवाया था उनसे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप 2 कदम बढ़ाओ, मैं 4 कदम बढ़ाऊँगा, आप जो काम कर रहे हो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो मेरी कुछ यूसी के कुछ रोड्स हैं जो उन्होंने बनाने हैं, तो मैं उनसे इस्तेदा करूँगा। मैं डिस्पेंसरी जो बनाने जा रहा हूँ, मैं उनसे इस्तेदा करूँगा कि वो हमें इसमें सपोर्ट करें। और दीगर लोग जो भी इस आपके चैनल के तवस्सुस से जो लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, क्योंकि वो एक फलाही डिस्पेंसरी है, उसमें वो हमें सपोर्ट करें और लोगों की खिदमत के लिए। दीगर बाकी एक हमारे यहाँ एक जो लाइन डलनी है, वो सेवरेज की तकरीबन 1500 फीट की लाइन है। वो पाइपलाइन में मेयर साहब ने उस पर मैंने वर्किंग की है, उस पर अप्रूवल ली है वासा से, वाटर कॉरपोरेशन से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे वो काम होगा।
रोड्स जो है बाकी काम हम करेंगे, ब्यूटिफिकेशन के काम हम करेंगे, छोटे छोटे पार्क हम बनाएंगे। या आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, अभी मुझे 2 पार्क बनाने हैं अपने इंशाल्लाह, UC के। इंशाल्लाह। बनाने अभी 2 पार्क बनाने जगह हैं, वो बनाने हैं। दीगर ब्यूटिफिकेशन का काम अभी हमारी UC में बाकी है। कुछ जगहों पे कुछ और मसाइल हैं। मेरे पास 4 गोट हैं, वहाँ पर जो है मुझे हैंडपम्प लगाने हैं। और स्ट्रीट लाइट का वहाँ पे, अच्छा स्ट्रीट लाइट्स मेरी अपने UC में 99% मेरी गलियाँ, मेरे रोड्स डबल आप देख कर आए, हर पोल पे 2 3 लाइटें लगी हुई हैं और रोशनी में। सर तो बिजली का बिल तो नहीं बढ़ेगा इससे? नहीं, इस पे बिजली के बिल के हवाले से ये भी बता दूं आपको कि हमारे OZT फंड से अमाउंट डिडक्ट होता है। पहले तो क्या लाइट होती क्या है, ये बात तो क्या है? लाइट तो देखें 8 घंटे लाइट नहीं होती, जो भी लाइट की टाइमिंग है उसमें हमारे अमाउंट डिडक्ट होता है मेरी UC से फंड से, अच्छा, टाउन के फंड से और HMC फंड से। सिंध गवर्नमेंट पहले ही डिडक्ट कर लेती है और वो वापडा को एस्को को देती है। तो इसमें हमें बाकायदा हमारी एस्को अफसरान से वहाँ बात हुई है कि भाई आप हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने ये आवाम की सहूलत के लिए लगाई है। ये हमारा राइट है अपनी आवाम को सहूलत देना, और इसका अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट भी हमारी पूरी है। मेरी UC में 95% पानी का मसला हल हो चुका है। एक कुआं बनना है, वो मेरे साहब ने वादा किया है मुझसे, सीवरेज लाइन का के हवाले से उन्होंने वादा किया है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा अपने आवाम के लिए, जो मेरी तरबियत हुई है उसके लिए, मैं अपने आवाम के हकूक़ के लिए हर सतह पे जाऊंगा। एक अस्पताल है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि एक अस्पताल है मेरी UC में, जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मैटरनिटी सेंटर है। वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन होता है और OT की ज़रूरत है वहाँ पे। मैं वज़ीर सेहत जो है सिंध की, उन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे कहूँगा कि अगर वो उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और आप भी पहुँचाएँ। मेयर साहब से भी मैंने कहा है ये बात कि वहाँ OT की ज़रूरत है, एक एम्बुलेंस सेंटर की ज़रूरत है। जगह हम प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड करने, जगह हमारे पास है, बना के भी हम देंगे सेंटर। और वहाँ क्योंकि अस्पताल के करीब बनना है, क्योंकि अगर कोई डिलीवरी हो रही है, कोई इन केस कोई मामला, पूरा लतीफ़ाबाद उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। देखिए मैं आपको उसका हॉस्पिटल बनेगा तो पूरा लतीफ़ाबाद है, सिटी है, उसका मेले वक्त बताऊँ मैं आपको, मेले वक्त बताऊँ जी कि हमारे पीछे गोट लगते हैं। अच्छा। UC के पीछे तकरीबन 8 या 9-10 गोट हैं, कुछ मेरी UC में, कुछ दीगर UCs में। फिर कच्ची आबादीज़ हैं जहाँ लोग अफोर्ड नहीं हैं, वो मकसद जो है लालेमर को, हाँ उनके पास नहीं है परचेजिंग पावर। तो हमने ये पिछले दौर में अपने जो मेरा टेनओवर था, मैं जब चेयरमैन था, तो उसमें हमने मैनुअल जो ऑपरेशन था, जो नॉर्मल ऑपरेशन कहलाता है, उस पर हमने DHO साहब से और इनसे कमिश्नर साहब से कह के उसका आगाज़ करवाया था। और आज वो हॉस्पिटल हमारी काविशों से 24 आवर्स हो चुका है। लेडी डॉक्टर सर DC साहब से भी आप गुजारिश करें ना, जरा स्पेशल विजिट करें। DC साहब से मेरी DC हैदराबाद, हाँ DC साहब से मेरी बात हुई थी। और बदकिस्मती है हमारी, मकसद के जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो व्हाट्सएप पे वो ज़रूर रिप्लाई ज़रूर करते हैं, और लेकिन मिलने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका जवाब तो वही देंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से DC साहब से भी कहूँगा कि एक हॉस्पिटल है, मेरी अभी सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं शिजा फातिमा, शायद आई थिंक, उनसे मुलाकात हुई थी। उनसे मैंने कहा कि आप एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करवाएं कि इसमें OT। हालांकि सर DC साहब तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव हैं, हैदराबाद के लिए काम तो कर रहे हैं। हमारी बात, मैं शाहीन की परवाज से उन तक ये आवाज़ ज़रूर। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए वहाँ एक्सरे मशीनें फाल नहीं है हॉस्पिटल में, और अल्ट्रासाउंड मशीन मैंने कहा था, लाला जाफर साहब DHO थे, मैंने कहा था मैं देता हूँ आपको 2-2.5-3 लाख 4 लाख जो भी होता है हम प्रोवाइड करते हैं अच्छा। UC फंड से। तो उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। लाजमी वो एक इदारा है, मैं बगैर इजाज़त तो किसी की कोई चीज़ वहाँ जाके ले आके नहीं रख सकता। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन हम रखने के लिए तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। बस मुझे आखिर में एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले ये मुझे बताएं, मेयर काशिफ शोरो साहब तक आपकी रसाई है, एक आम आदमी की रसाई है, मुलाकात हो जाती है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरी रसाई है। जब भी मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ मुझे रिस्पांस देते हैं, वो बुलवाते हैं, मीटिंग भी करते हैं, कुछ चीज़ों पे वो मशवरे भी करते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। क्या करें, मजबूरी है। कभी बादशाह सलामत होते हैं, कभी जिन्नात होते हैं हमारे कान में, और जाना पड़ता है। आप कहाँ जा रहे हैं, बैठे तो सही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। जी शरीफ भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों के लिए
एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हैदराबाद के लिए आवाज़ उठाई और हैदराबाद के साथ खड़े होते हैं। हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ भी है और यकीनन दोबारा भी आप ये बात ज़रूर करेंगे कि गवर्नर साहब जो हैं वो पूरे सिंध के गवर्नर हैं। मातली वाले उन्हें याद कर रहे हैं, बदीन वाले कर रहे हैं, मेपुखास टंडोलियार हैदराबाद तो तशरीफ़ लाए थे। दोबारा भी उन्हें मसरूफियात में से टाइम निकाल के ज़रूर एक चक्कर लगाना चाहिए। और मेरे पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज तो ये है कि देखिए, मुल्क को बने इतना अर्सा हो गया, कुछ तब्दीली नहीं आई। तब्दीली जब आएगी जब आप अपने अंदर से लोगों से लेकर जाएंगे इसमें जो MQM ने फ़लसफ़ा दिया ना, उस पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। MQM ने एक गन्ने के जूस वाले को, एक टैक्सी ड्राइवर को, एक किलर को ऐवान में भेजा और ऐवान में जब ऐसे लोग जाएंगे आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे। जागीरदार वडेरे जाएंगे तो वो अपनी जागीर को बचाने के लिए। सर अब भी मुमकिन है? बिल्कुल है, कोई नामुमकिन नहीं, नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। अब भी आप इसी तरीके की जो लोग हैं उन्हें आप सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में भेज सकते हैं? इस वक्त भी MQM ने ऐसे ही किया, 100% नहीं तो कुछ तो किया है और ऐसा करती रहेगी इंशाल्लाह जब तक MQM मौजूद। और सर हमारे गवर्नर, अवामी गवर्नर जनाब कामरान टसूरी साहब को आप शाहीन की परवाह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वहाँ के लोग याद कर रहे हैं सर। देखिए, अवामी गवर्नर, हकपरस्त गवर्नर वो हैं, मातली बदीन हैदराबाद, बस अख्तियार ना होने के बावजूद भी वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने दीगर सियासी जमानों में बड़े बड़े दावे किए थे कि भी वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये कर, लेकिन उन्होंने गवर्नर हाउस को एक IT की यूनिवर्सिटी खोलकर ये कराची की आवाम को, सिंध की आवाम, तकरीबन 50,000 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ना, और उनको IT के मुख्तलिफ कोर्सेज़ करा रहे हैं। और मेरी कई बार जो है सिंध के विज़िट के हवाले से हुआ है उनसे बातचीत, लेकिन मसरूफियत की वजह से, हालात की वजह से वो जाने से इंशाअल्लाह ताला मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इंशाअल्लाह ताला उन्हें गवर्नर साहब को मातली का और पूरे सिंध के विज़िट की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वो विज़िट। शाहीन की परवाह साथ होगी, मैं साथ दूँगा यकीनन। गवर्नर साहब आएंगे, मातली में वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी अदनान भाई, आप शाहीन की परवाह से कोई मैसेज देना चाहें? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अभी मेडिसिन के हवाले से ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं समराइज करना चाहूँगा। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। हाँ 30 सेकंड से। तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि फार्माकोविजिलेंस, ताकि मेडिकेशन एरर को कम किया जाए तो उसके लिए इसको लेटर डिस्प्यूट में इंप्लीमेंट होना चाहिए। सेकेंडली मैं कहता हूँ AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम किया जाए और जो इरेशनल यूज़ है उसको कम किया जाए मेडिसिन का। और थर्ड मैं कहूँगा कि ड्रैप ने बारकोड के ऊपर काम किया है, बारकोड सीरियलाइजेशन के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है वो स्प्रिस ड्रग्स की डेफिनेटली इन्फ्लक्स कम होगा। साथ साथ मैं सार्फिन को कहना चाहूँगा और जो लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को, जो लेने के लिए जाते हैं अद्वियात को, जो पेशेंट्स हैं, उनके वाले से भी ये रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से अद्वियात परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो कोई मुस्तरद मेडिकल स्टोर हो जिसके पास ड्रग से लाइसेंस हो। इसके साथ साथ उनसे वो ये ज़रूर तलब करें, जो कैश मेमो होता है, कैश मेमो ज़रूर लिया करें। हमारे यहाँ लोग कैश मेमो नहीं लेते, तो कैश मेमो लेंगे तो कल को खुदा न खास्ता उस दवा से कोई अगर साइड इफेक्ट्स आता है तो वो उसको क्लेम कर सकेगा और ड्रग अथॉरिटी के पास भी वो जाएगा तो हम उसकी तहत ही उसको पकड़ेंगे ना कि जिसका कैश मेमो था, इसका नाम था, इसका एड्रेस था। और फाइनली मैं ये कहूँगा जो केमिस्ट हजरा आते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि केमिस्ट हजरा आते हैं वो भी कहीं से अगर किसी मार्केट से दवा परचेज़ कर रहे हैं, किसी हॉकर से परचेज़ कर रहे हैं, किसी से भी परचेज़ कर रहे हैं, कहीं से भी लेकर आ रहे हैं, तो वो अपनी बिल वारंटी लेकर आएँ। बिल वारंटी के बगैर दवा ना परचेज़ करें, किसी अथॉरिटी के तहत करें, किसी ऑथोराइज एजेंट से दवा लें। तो इसी वजह से जो है वो इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लक्स जो है वो इस पूरे अद्वियात का हो सकता है। जी जोगी भाई, जल्दी से आप मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं खुद क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ, तो मैं यही कहूँगा जी अगर इस सिलसिले में कोई आपको मेडिकल स्टोर उसका ताउन नहीं करता उस रसीद के बाद दी, तो फिर कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान आपके साथ है और यहाँ जो इन्होंने मौका दिया उसमें मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। और आपसे फिर वही कहूँगा कि माह मुबारक बस अब आया ही चाहता है, लिहाजा जब नेकी का कोई इदारा आपको इरादा हो तो फिर आप रहमान फाउंडेशन को ध्यान में रखिएगा, आप जो है रहमान फाउंडेशन को ध्यान में रखिएगा। जी जल्दी से फराज भाई, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हैदराबाद के बिलखुसूस मैं हैदराबादी हूँ, तमाम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से, मेयर साहब और दीगर कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान से कहूँगा कि हम कदम मिलकर एक आवाज़ बनकर हैदराबाद के मसाइल को हल करें। एक छोटी सी बात गवर्नर सिंध के हवाले से, शरीफ भाई बैठे हैं, हम एक अपने पिछले दौर में एक स्कूल लेकर आए थे, गर्ल्स स्कूल, हमारे UC में स्कूल नहीं था 8वीं तक का, वहाँ कंप्यूटर लैब हमें चाहिए, लैब में बनाऊँगा, लैपटॉप अगर गवर्नर साहब फराम करेंगे तो हमारी बच्चियों पर एक एहसान होगा। बहुत शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया योगी वजह साहब, बहुत शुक्रिया इमरान बशीर साहब, बहुत शुक्रिया शरीफ खान साहब, बहुत शुक्रिया अदनान रिजवी साहब। ये तेरा पाकिस्तानी है मेरा पाकिस्तानी, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। देखते रहिए शाहीन, शाहीन की परवाज़ फराज शाहीन के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।